जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस लुसेंट सीरीज में हमने स्टार्ट किया है प्राचीन भारतीय इतिहास, जो कि दोस्तों ये बुक आपका 18वां संस्करण है, यानी कि एडिशन 2025 है। अभी तक इससे नया आपके मार्केट में लुसेंट का बुक नहीं आया है, यानी कि आपका लेटेस्ट वर्जन है। और दोस्तों बता दूं कि इसका अगर बात करें प्राइस का, तो इसका 285 रुपये का ये बुक आता है। और दोस्तों हम आज की इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास को देखेंगे, जो कि दोस्तों इसमें पहला टॉपिक आपका है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और डेली दोस्तों हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए हम देखते हैं, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हेडिंग में भारत का इतिहास। क्या है? भारत का इतिहास। दिया गया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को दोस्तों भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष का मतलब होता है अर्थात भरतों का देश, और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। आगे है, भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों की एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आगे है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन के वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानियों ने इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहें और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यहाँ तो दोस्तों ये जो भी हमने पढ़ा है, ये दोस्तों आपको जानकारी के लिए ध्यान में रखना है। अभी तक यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है, ये भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। आगे है, उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। आपको ध्यान में रखना है, उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन और दक्षिण भारत में द्रविड़। यहाँ देखेंगे तो यहाँ द आ रहा है और यहाँ द आ रहा है, तो दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाली और उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले की बहुमत है। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजा को चक्रवर्तीन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? चक्रवर्तीन। इस प्रकार की राजनैतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, वो दोस्तों आपका है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पोलियो मेडिटेरियन, काकेसियाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ये दोस्तों भारत की जनसंख्या का निर्माण के प्रमुख नस्ल दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, दूसरा है पोलियो मेडिटेरियन, अगला आपका है काकेसियाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। आगे बढ़ेंगे। आगे आपका है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि भारतीय इतिहास को अध्ययन के सुविधा के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला आपका है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा आपका है आधुनिक भारत। ये 3 भागों में बांटा गया है प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन के सुविधा के लिए।
आगे आपका है सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का जो श्रेय जाता है ये जर्मन इतिहासकार जिनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस। क्या नाम है? क्रिस्टोफ सेलियरस। अब दोस्तों यहाँ से आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि पहला चैप्टर आपका है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो कि ये दोस्तों आपका पहला चैप्टर है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें पहला स्रोत आपका है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए 4 स्रोत हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जिसमें दोस्तों पहला आपका है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें दिया गया कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है? वेद है। आपको ध्यान में रखना है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आपको ध्यान में रखना है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। अपौरुषेय का मतलब कि इसकी रचना मानव के द्वारा नहीं किया गया है। आगे है वेद 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 हैं। वो कौन कौन से वेद है? पहला है आपका है ऋग्वेद, इसके बाद दोस्तों आगे है आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका पहला जो वेद है वो आपका है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेदों को ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएं हैं और इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। और इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्या है? गायत्री मंत्र, जो कि दोस्तों आपके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। यहाँ याद रखना है त्रि आ रहा है। क्या आ रहा है? त्रि, और यहाँ आ रहा है ती, यानी कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऐसे याद कर सकते हैं। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सोम का उल्लेख है। इसको भी कैसे याद कर सकते हैं? तो ये सोम जो है ये आपका सप्ताह का नाम है, सोमवार। और सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने दिन? 7 दिन होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 7 में 2 प्लस कर देना है 9, यानी कि 9वें मंडल में दोस्तों देवता सोम का उल्लेख है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा जो मंडल है वो 10वां मंडल है, जिसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा की गई है, पुरुष सूक्त, वैदिक समाज शास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान जो है 10वें मंडल में बताए गए हैं। सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं 10वें मंडल में। अगर बात करें हम दशराग्य युद्ध के बारे में चर्चा दोस्तों ऋग्वेद के कौन से मंडल में किए गए हैं? तो 7वां मंडल में। कौन से मंडल में? 7वां मंडल में। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है चातुर्षयम, समाज की कल्पना आदि का श्लोक ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुषों के ब्रह्मा के क्रमशः मुख
भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि दोस्तों ये पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है कि इसके अनुसार 4 वर्ण थे। पहला आपका ब्राह्मण था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से जो जन्म लिया है उसे ब्राह्मण कहा जाता था, भुजाओं से जन्म लिए को क्षत्रिय और जंघाओं से जो जन्म लिया उसे वैश्य और जो चरणों से जन्म लिए उसे शूद्र कहा जाता था। आगे है धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। आगे है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जिसका वध नहीं किया जाता है। यह शब्द दोस्तों गाय से है। ये जो अधन्य शब्द है ये दोस्तों गाय से है। गाय को दोस्तों जिसका वध नहीं किया जाता था, अगर गाय को कोई पीटता था तो उसे मृत्यु दंड भी दिया जाता था या देश से बाहर निकाला जाता था। गाय को दोस्तों अधन्य माना जाता था। आगे है ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। आगे है ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व और ईसवी क्या है? तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर कल्पित आधारित है। ईसा मसीह का जन्म पहले का समय ईसा पूर्व यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय होता था वो बीसी कहलाता था, नहीं कि ईसा पूर्व कहलाता था। बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आगे है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह का जन्म तिथि का आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व कहलाता था और जन्म के बाद वाले समय जो है ईसवी कहलाता है, जिसे दोस्तों लैटिन भाषा में ईसवी जो है एडी होता है। एडी का फुल फॉर्म होता है एनोमो डिमोनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आगे है विंसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही से है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का सुव्यवस्थित जो पुस्तक प्रकाशित किया गया था वो विंसेंट ऑथर स्मिथ के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसका प्रकाशन कब किया गया? 1904 में। और इस पुस्तक में जो बताया गया है कि 1/3 भाग जो तो सिकंदर के आक्रमण के बारे में चर्चा किया गया है। आगे बढ़ेंगे। आगे अगला आपका है कि वामन अवतार 3 पंगों में आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। आगे है वामन अवतार। वामन अवतार आप सभी को पता होगा, ये भगवान विष्णु का अवतार है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कैश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाने था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। आगे आपका है ऋग्वेद में रुद्र के लिए 200 ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला आपका प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगला आपका है यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। कितने? 30 पांडुलिपियों को कब? 2007 में। और दोस्तों ये
ऋग्वेद का किया गया है, ये ध्यान में रखना है। अगला आपका है यजुर्वेद। क्या है यजुर्वेद? सस्वर पाठ से लिए गए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। क्या बोला गया कि सस्वर पाठ से लिए गए मंत्रों तथा जब बलि दिए जाते थे तो बलि में जो नियम होते थे, जो मंत्र होते थे, उसके बारे में जिक्र यजुर्वेद में दिया गया है। इसके पाठ्यकर्ता को अधर्वी कहते थे। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसे बलिदान विधि भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। ये इंपॉर्टेंट है। एकमात्र यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। गद का मतलब कहानी और पद का मतलब कविता, एक कहानी कविता दोनों में है। अगला आपका है सामवेद। क्या है सामवेद? साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, जिसमें इसमें 1810 सूक्त हैं। कितने? 1810 सूक्त हैं, प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। आगे है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। आगे आपका है अथर्ववेद। ये दोस्तों आपका सबसे बाद में जोड़ा गया वेद है। वैसे ही दोस्तों बता दूं आपको कि जो आपका पहला जो वेद था वो था आपका ऋग्वेद। क्या था? ऋग्वेद था। इसके बाद दोस्तों था यजुर्वेद। क्या था? यजुर्वेद। और एक था दोस्तों आपका सामवेद। क्या था? सामवेद। और दोस्तों बता दूं कि ये जो आपके 3 वेद थे, ये तीनों वेद को सम्मिलित रूप से इसे वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। और सबसे प्राचीन जो वेद था वो आपका ऋग्वेद था, और सबसे नया जो जोड़ा गया वो अथर्ववेद था। अथर्वा ऋषि। क्या है? अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त, लगभग 5987 मंत्र थे। इसे ब्रह्मवेद ब्रह्मा नामक ऋषि के दृष्टि मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में जो है ब्रह्मत्व प्रतिपादन अथवा डंग गिरस वेद, ऋषि अंगिरस, दूसरे दृष्टा विसंग वेद, औषधियों का भरपूर उल्लेख, और क्षेत्र वेद स्वराज्य रक्षा के लिए राज्य कर्म से संबंधित बहुत से सूक्त जैसे नामों से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुर्थ के सभी अंगों का वर्णन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ध्यान में रखना है सिर्फ। आगे पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। आगे है कि इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि का उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनना, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों, जादू टोना का भी वर्णन है। ये ध्यान में रखना है, जादू टोना, पाप, वशीकरण के बारे में जो है अथर्ववेद में बताया गया है। आगे है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे। इसमें मानव के जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, ये सब दोस्तों हो चुका है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। आगे आपका वो वेदों की भी कई शाखाएं हैं, जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। यानी कि दोस्तों पहला आपका साकल शाखा जो है ये ऋग्वेद का है। यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, आपका कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आगे है मध्य निदिन और कार्ण्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता का शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं जो है वो आपका काठक है, कांठिल्य, मैत्रेयी और तैत्तिरीय है। आगे है कौथुम, राणनीय, जैमिनीय और तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिसमें दोस्तों आपका है प्रहलाद है,
तौद है, मौद है, शौनक, जाजल है, जलद, ब्राह्मण वेद, वेद दर्श, चारण वेद। इन शाखाओं में शौनक संहिता जो है पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पेपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है, इसमें अतिरिक्त अन्य शाखाएं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है वो आपका अथर्ववेद है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं। एक तरफ वेद और दूसरे तरफ दोस्तों आपके पूछे जाते हैं उपवेद के। तो दोस्तों ये आपको खुद से लिखना है वेद और उसके उपवेद को। जैसे आपका ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, इसके बाद दोस्तों अथर्ववेद का शिल्प वेद है, ये उपवेद है, वेदों का उपवेद। अगला आपका है ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। आगे है संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषद का स्थान है। यानी कि दोस्तों पहले वेद आएंगे, फिर ब्राह्मण आएंगे, फिर आरण्यक आएंगे, फिर उपनिषद आएंगे। ये दोस्तों क्रम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका वेद आएगा, वेद के बाद ब्राह्मणों, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद आएगा। आगे है कि इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आगे ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है। ये ऋग्वेद पहले नंबर पे आता है, तो ए और क याद रखना है, तो ए से ऐतरेय और कौशिकी। अगला आपका यजुर्वेद तैतरेय और शतपथ है। अगला साम वेद का पंचविश होता है और अथर्ववेद का गोपथ होता है। आगे है इस ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाएं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक नियमों कुछ प्राचीन राजाओं का नाम दिए गए हैं। किसमें? ऐतरेय में। अगला आपका शतपथ में गंधार, शैल, कैकेयी, कुरु, पंचाल और कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिला है शतपथ में। वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आगे है उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि टोटल उपनिषद आपसे पूछा जाएगा तो 108, लेकिन मूलभूत जो तो 13 है। यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचारों, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से जो है प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है मैत्रेयणी संहिता में। आगे है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्मचर्य है, फिर इसके बाद आपका है वानप्रस्थ है, संन्यास है, और एक और है। 4 दोस्तों आश्रम होते हैं, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। यानी कि पहला आपका होता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास जीवन। अगला आपका है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। जो मनुस्मृति है जो आपका मनुस्मृति है ये दोस्तों शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकांड है, 1028 श्लोक हैं, जिसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकारी, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों का निपटारे की प्रक्रिया का विस्तार वर्णन है। आगे है वेदांग और सूत्र। अगला आपका है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें पहला है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है शुद्ध उच्चारण शास्त्र। दूसरा आपका कल्प है, कर्मकांडीय विधि। अगला आपका निरुक्त, ये आपको शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। और व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। पहला आपका है शिक्षा, फिर कल्प, निरुक्त और इसके बाद व्याकरण और छंद है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, 6 आपके वेदांग हैं। अगला आपका वैदिक संहिताओं के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना है ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्पसूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका श्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र।
प्रमुख सूत्रकार गौतम, बोधायन, फिर आपके हैं आपस्तंभ, फिर वशिष्ठ हैं, फिर संख्यायन है, फिर आपका है अश्वलायन, फिर जैमिनी है, पाणिनि है। पाणिनि के द्वारा दोस्तों व्याकरण सूत्र अष्टाध्यायी व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि के द्वारा रचित है, आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका है सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। आगे आपका है पुराण। क्या है? पुराण। भारतीय इतिहास के कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है। इसके बाद है जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशाली पाई गई है। एक तरफ दोस्तों आपके जो दिए गए हैं पुराण दिए गए हैं और एक तरफ संबंधित वंश दिए गए हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का आंध्र सतवाहन से, वायु पुराण का है गुप्त वंश से। आगे बढ़ेंगे। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है वे पुराण को सुन सकते हैं। पुराणों के पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना गया है, आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है, ध्यान में रखना है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। क्या है? कथा वस्तु। पाली भाषा में लिखा गया है। संस्कृत कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इसकी रचना स्थविर मोगलीपुत्र तीस्त ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। इसमें तीर्थकरों विशेषकर पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी के जीवन चरित्र वर्णन है। आगे है पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु या साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे है जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। अर्थशास्त्र के उल्लेख चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक दोस्तों श्याम शास्त्री। अगला आपका है संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है, जिसमें उत्पल वंश है, कारकोट वंश है, लोहार वंश है, जो कि जम्मू कश्मीर के जो राजाएं हैं इनकी कहानी उसमें दी गई है। अरबों के सिंध विजय वृत्तांत चचनामा फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी में अनुवादक 1226 में नसरुद्दीन कुबाचा के शासन काल में अली बिन अबू बकर कुफी ने किया था। इसके बाद मिर्जा कालिस बेग वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। इसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी जो कि दोस्तों व्याकरण की पहली पुस्तक है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला आपका कृत्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। इसके महाभाष्य से शुंग का इतिहास पता चलता है। आगे आपका है विदेशियों यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जिसमें पहला आपका है यूनानी रोमन लेखक टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था, जो भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय रहा। अगला आपका है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध में वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला आपका सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जो थे वो निर्याकस थे।
आने श्रिकटस थे और अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। इसके बाद अगला आपका है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखी। अगला आपका है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस के राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। आपका अगला है डायनेसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। अगला आपका है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। कौन? टॉलमी। प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अगला आपका पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। आगे आपका है चीनी लेखक, जिसमें पहला आपका फहियान है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये सब याद रखना है कि कौन से लेखक किसके दरबार में आए थे। तो फहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी समृद्ध बताया और 14 वर्षों तक भारत में रहा। अगला दूसरा जो है चीनी यात्री सयुगन है। ये 518 में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा आपका विंसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारत के राज्य कपीसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कपीसा। और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर लेने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, जिसमें वर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया गया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र वेंसांग ने बौद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। आगे आपका है वेंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका है इति संघ। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपनी विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अगला आपका है अरबी लेखक, जिसमें आपका अलबरूनी। यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या ख्यू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद है। क्या है? किताबुल हिंद जो है अलबरूनी के द्वारा लिखा गया, या तहकीक हिंद भी कहा जाता है। भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, इसके अलावा कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा माप विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहेला है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। कौन? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया जो है वो क्या लिखा गया है? तो रहेला। क्या? रहेला। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। अन्य लेखक में दोस्तों तारानाथ है और मार्को पोलो। यह एक तिब्बती लेखक है। इसका कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्या? कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना तारानाथ ने की थी। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला आपका मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसके बाद है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अगला आपका है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ध्यान में रखना है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है अलेक्जेंडर री एच लोंगहस्ट, रॉबर्ट
सेवल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी, अप्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। आगे है 1400 ईस्वी में अभिलेख बोगास कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा जो है अंतलिखित राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्रारंभ है। हेलियोडोरस शुंग वंश का राजा भाग्रबद्ध के दरबार में आया था। आगे है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्वृक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से है। शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गढ़तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ से मनुष्य के साथ साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने की जो साक्ष्य मिला है एक जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से यानी कि गढ़तावास गड्ढा घर से मिला है। अगला आपका है पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं, उसे पूरा स्थल बोलते हैं। आगे प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। इसे साहित्य में काशार्पण कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्के का लेखने का कार्य दोस्तों यवन शासकों के द्वारा किया गया। यहाँ दोस्तों आपके महत्वपूर्ण अभिलेख दिए गए हैं। पहला आपका है हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख ये दोस्तों समुद्रगुप्त से हो जाएगा। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज हो जाएगा। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हो जाएगा। देवपाड़ा का अभिलेख दोस्तों बंगाल शासक विजय सेन। इसे संस्कृत में पहली लंबा शिला लेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। आगे है अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों पूरा लेखा शास्त्र यानी कि इपिग्राफी कहलाता है और इसकी तथा दूसरा पुराने दस्तावेजों में प्राचीन तिथि का अध्ययन पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री कार्यालय में संग्रहित है। आगे है आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरे पर मिलती है जो पढ़े नहीं जा सके हैं। अभिलेखों से संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं-10वीं शताब्दी में होने लगा। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख जो है कार्पस इनस्क्रिप्टस ओनस इंडिकारम नामक ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। आगे समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्र के गुप्त के द्वारा एक सिक्का जारी किया गया था जिसमें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। आगे आपका है अरिक मेडू पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मलाया स्वर्णद्वीप कंबोडिया कंबोज और जावा यव द्वीप से स्थापित हुए हैं। यानी कि दोस्तों बर्मा को क्या बोला जाता है स्वर्ण भूमि जो कि वर्तमान में म्यांमार कहलाता है। इसके बाद आपका है मलाया, मलाया को दोस्तों स्वर्ण द्वीप कहा जाता था। कंबोडिया को कंबोज और जावा को यव द्वीप से स्थापित हुआ। तो दोस्तों ये आपका पहला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ अगला जो चैप्टर आपका है वो कौन सा है। चैप्टर नंबर दोस्तों 2 है। चैप्टर नंबर 2 में जो आपका है मैं आपको बता दे रहा हूँ दूसरा चैप्टर आपका है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के जो थ्योरी हैं हम दोस्तों अगले दिन करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।